हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीजीटी एसएसटी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। टीजीटी एसएसटी मतलब क्लास 9th और 10th के लिए, और ये सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा और इसमें भी हिस्ट्री और पॉलिटी के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आए थे सभी टीआरई सेकंड में। इसके पहले भी मैंने टीजीटी एसएसटी का एक पेपर को कवर कराया है, आप लोग जाके उसे भी देखिएगा। तो उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसमें हम लोग हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और पॉलिटी के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें पहला है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, तो ये किया गया था चार्ल्स मेनन के द्वारा। तो ये किया गया था चार्ल्स मिशन के द्वारा। तो हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। बात कर रहा है इसमें उल्लेख की, ठीक है। और मेसन ने 1842 में प्रकाशित अपना लेख कौन सा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका उल्लेख किया है। और हड़प्पा स्थल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत शाहीवाल जिले में स्थित है और इसकी खोज की जाती है 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, मतलब कौन सा वो हड़प्पा स्थल है जहाँ से लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाई गई थी। तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान में है। तो ये भी याद रखेंगे। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। साथ ही जब कालीबंगा की खुदाई होती थी, यहाँ पर 5 निर्माण स्तरों की जानकारी मिलती है। इसी काल के मकान जो थे ये कच्ची ईंटों के बने थे और सामान्य मकान में 4 से 5 कमरे होते थे, आंगन होता था, बरामदा होता था तथा चूल्हे होते थे। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को सेंड्रो कोटस के रूप में संबोधित किया गया है, तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानी लेखक जो थे उन्होंने अपने लेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस या फिर एंड्रो कोटस नाम दिया है। और सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने ही इन नामों का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के समकालीन लेखकों में कौन है, नियार्कस हैं, आने सिक्रेटस हैं, अरिस्टोबुलस हैं। और इन सभी के विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ही कुछ सूचनाएं देते हैं। नेक्स्ट है अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा करी थी, तो ये करी थी 10वें वर्ष। अशोक बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में अशोक के शिलालेख भी, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मौर्य शासक होता है अशोक, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया था और यह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया जाता है और यहीं पर यह अपनी पहली धर्म यात्रा करता है। और अशोक अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल के तराई के स्थित निगलीवा मतलब कि निगाली सागर में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप में आकार को, जो बुद्ध का स्तूप था उसी के आकार को द्विगुणित करवाया और उसके 20वें वर्ष या बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है, तो ये हो जाएगा भाबरू स्तंभलेख। भाबरू या फिर इसे ही वैराट कहते हैं और यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक के इन्हीं शिलालेखों की खोज करी थी और इस शिलालेख से बौद्ध धर्म की शिक्षा, जो भाबरू का शिलालेख है, इससे बौद्ध की शिक्षा त्रिरत्न कौन कौन से बुद्ध धम्म संघ की जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख में संघ मतलब बौद्ध धर्म के संघ के जो भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ थे इनके आचरण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में जो वार्ता था वो क्या था, तो जो मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर भी आधारित थी और कृषि पर भी आधारित थी। तो इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या वार्ता कहा जाता था। तो इसलिए इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार के एग्जाम में अगर ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका कोई मतलब है, ये चीज़ को अपने एकदम दिमाग में फिक्स करके चलिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन ई है और डी है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो जो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल के राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन साथ ही वाणिज्य मतलब कि कोष पर आधारित थी। तो इनको ही सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। और जो कौटिल्य था इसने सबसे पहले वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, इसे कौटिल्य ने सबसे अच्छा उद्योग माना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी।
बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो जो रूपा जीवा की बात करें तो मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। और बंधिक पोषक बात करें तो यह वैश्याओं के संगठन का एक अध्यक्ष होता था, जो वैश्याओं से राज्य को आमदनी भी होती थी और इन पर कर भी लगाया जाता था। तो जो कौटिल्य था इसने वैश्याओं को नगर के दक्षिणी भाग में रहने का निर्देश दिया था। कौन से दक्षिणी? ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो कहाँ पे? साउथ में रहने का। ये एक एक पॉइंट याद रखिएगा। और जो मदिरा परोसने वाली वेश्या थी इन्हें पेशल रूपा कहा जाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इसमें हो जाएगा 9। तो जो मौर्य था, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री और पुरोहित थे कौटिल्य, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 9 प्रकार के दास का उल्लेख है। और मेगास्थनीज तथा श्रेबो ये मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया इन्होंने। जबकि जो त्रिपिटक थे इसमें दास के 4 प्रकार बताए गए हैं। और जो अशोक के वृहशिलालेख 9 है इसमें दास तथा भृतक का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था भू राजस्व क्षेत्र से। मौर्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मौर्यन एम्पायर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मौर्य प्रशासन में जो संग्रहण था ये भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। और मौर्य युग में प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे और मंडल के प्रधान को प्रदेष्टा कहा जाता था। और जो मंडल था इसका विभाजन जिलों में हुआ था। ठीक है, मंडल का विभाजन हुआ था जिलों में, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को आहार या फिर विषय कहा जाता था। और जिले के नीचे आता है क्या? स्थानीय, और इसमें 800 गांव थे। और स्थानीय के अंदर भी 2 द्रोणमुख थे। द्रोणमुख के नीचे आता है खावर्तिक या फिर खावर्टिक, और इसी के नीचे आते थे बीज संग्रहण, और जो संग्रहण था इसी का अधिकारी गोप कहलाता था। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा गया है? तो हो जाएगा 14th से लेके 16th सेंचुरी को। तो पुनर्जागरण ये सबसे पहले इटली में शुरू होता है, वहाँ के बाद स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में होता है। और इटली के राज्यों में 1340 से लेके 1550, मतलब कि 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक, मतलब 200 वर्षों के काल में ही अभूतपूर्व साहित्य का सृजन होता है और असाधारण रूप से मूर्तिकला, चित्रकला तथा स्थापत्य के क्षेत्रों का विकास होता है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो ये था एक पेंटर, मतलब कि चित्रकार। तो पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो एक चित्रकार थे और इनका जन्म फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। और माइकल एंजेलो ये पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार थे। इन्होंने रोंडा निनी पिएटा नामक संगमरमर मूर्ति का निर्माण भी किया था। और माइकल एंजेलो ने रोम स्थित सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया था। और इनकी कृतियों में याद रखिएगा प्रकृति द फॉल ऑफ मैन तथा लास्ट जजमेंट प्रमुख है। कौन कौन सा? लास्ट जजमेंट तथा प्रकृति द फॉल ऑफ मैन, मतलब कि नेचर द फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट है हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो ये हो जाएगा भंडी। तो हर्ष की बात करें तो इसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हर्ष के अधीन जो शासक था ये महाराज या फिर महासामंत कहलाते थे। प्रशासन में सामंतों का विशिष्ट स्थान भी था। और सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। और हर्ष के समय में ही भंडी उसका प्रधान सचिव था। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद ही इसके उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए भंडी ने मंत्री परिषद की बैठक भी बुलाई थी। नेक्स्ट है भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो ये भेजा था हंस बेग को। तो जो कामरूप का राजा था ये भास्कर वर्मा सम्राट हर्ष का समकालीन था और उसने हंस बेग नामक अपने राजदूत के माध्यम से ही हर्ष के साथ मैत्री संबंध कायम किया था। साथ ही हर्ष चरित्र किसकी पुस्तक है? पाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्ष चरित्र। इसी से पता चलता है कि एक बार ह्वेनसांग ये भास्कर वर्मा के दरबार में ठहरा हुआ था और हर्ष ने उसे बुलाने के लिए अपना एक दूत भेजा था। तो भास्कर वर्मा ने कहला के भेजा था कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग। किसके टाइम पर आता है? हर्ष के टाइम पर आता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो ये हो जाएगा पुलिस। हर्षवर्धन की बात करें तो इसने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने जो राज्य थे उनको कई प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता था।
और देश में शांति तथा व्यवस्था के लिए इसने निमित्त पुलिस विभाग की स्थापना करी थी। किसने? हर्षवर्धन ने। और जो पुलिसकर्मी थे इन्हें चाट या फिर बाट कहा जाता था तथा दंडपाशक या फिर दांडिगीय पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम। तो चोल शासक होता है राजराज प्रथम 985 से लेके 1015 ईसा पूर्व तक। 985 से लेके 1015 ईस्वी तक इसने सबसे पहले संपूर्ण जो द्रविड़ प्रदेश था उसको विजित किया था। और चोल साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है परांतक द्वितीय मतलब कि सुंदर चोल, इसका पुत्र था अरिमोल वर्मन। ठीक है, और यही राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो बेसिकली यह परांतक द्वितीय का पुत्र होता है। और राजराज प्रथम ने दक्षिण में केरल, पांड्य तथा सिंघल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया था। और सबसे पहले इसने केरल के ऊपर आक्रमण करके वहां के राजा किसको? रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया था। तो केरल का राजा कौन होता है? रवि वर्मन। तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने कांडलूर शालय कम मरुद की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसमें राजेंद्र प्रथम तथा राजराज प्रथम दोनों ने पराजित किया था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चोल शासक होता है राजराज प्रथम और उसका पुत्र होता है राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने ही सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। नेक्स्ट है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जॉन के द्वारा। और ये क्वेश्चन क्लास 9 की एनसीईआरटी से लिया गया है। तो जॉन के ने 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। और फ्लाइंग शटल ये रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसे बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता था। और यदि हम बात करें रिचर्ड और राइट की, तो इन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी? तो ये चलाई गई थी 1830 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा पहला भाप से चलने वाला इंजन स्टीफेंसन रॉकेट बनाया जाता है। इसी के बाद स्टीफेंसन ने ब्लचर नामक इंजन निर्मित किया जो कि 30 टन तथा 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। और सबसे पहले 1825 में स्टॉक टन तथा डार्लिंगटन शहर के मध्य 9 मील लंबा रेल मार्ग जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में रेल के द्वारा तय किया गया था। इसी के बाद 1830 में मैनचेस्टर तथा लिवरपूल के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे लाइन चलाई थी। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ये है एडम स्मिथ की। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इसकी रचना करी है। इसमें उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है। इसी में स्मिथ ने बाजार अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित विश्लेषण भी किया है। इसी के प्रकाशन के बाद एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये भी क्लास 9 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया है। तो टाइद क्या था? एक धार्मिक कर था जो कि चर्च के द्वारा किसानों से करों के हिस्से के रूप में वसूला जाता था। और जो फ्रांस की पूरी आबादी थी ये लगभग 90% किसान थे इनमें से, लेकिन जमीन के जो मालिक थे उनमें की किसानों की संख्या कम थी। मतलब कि 90% लोग किसान तो थे, लेकिन उनमें से भी बहुत कम ऐसे थे जिनके पास उनकी खुद की ज़मीनें थी। मतलब कि जो 60% ज़मीन थी इन पर कुलीन और चर्च तथा तीसरा जो स्टेटस था इनके अमीरों का भी अधिकार था। और जो चर्च था वो किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था टाइद के नाम से, जो कि एक धार्मिक कर था। जो टाइल की बात करें तो यह एक प्रत्यक्ष कर व फिर अप्रत्यक्ष कर भी वसूला जाता था। और मैंने फ्रांस की क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डिस्कस किया है। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। कब लिखी है? 1754 में लिखी है। और इसमें रूसो ने 2 प्रकार की असमानता का वर्णन किया है। इसमें पहला जो है वो प्राकृतिक असमानता है, दूसरा नैतिक असमानता है। नेक्स्ट है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। कहाँ पर है ये? आइसलैंड, ये है इटली में। तो नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में होता है। जो इसके पिता होते हैं कार्लो बोनापार्ट एक साधारण वकील थे। 1785 में नेपोलियन लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन होता है। और 1805 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया तथा इस पद पर 1815 तक बना रहा। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मोंटेस्क्यू के द्वारा। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन है क्लास 9 की एनसीईआरटी से उठाए गए हैं।
और जो स्पिरिट ऑफ लॉ है यह राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसी में मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन को प्रस्तावित किया है। साथ ही रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो ये खरीदा था 1 लाख जीतल। इल्तुतमिश की बात करें तो मध्य एशियाई जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश को बाल्यकाल में उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया था। बाद में इसे जमालुद्दीन नामक व्यापारी ने खरीदा और गजनी के दास बाजार में बेचने ले गया, जहां पर सुल्तान मोहम्मद गोरी से विवाद हो गया। इसी कारण इसे गजनी के बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसी के बाद ऐबक जो आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार में 1 लाख जीतल में जमालुद्दीन से खरीदा। अतः गुलामों का दास होने के कारण ही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता मिलती है? तो ये मिलती है 1229 में। और ये बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह से अधिकार प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और इसका शासनकाल रहा है 1210 से लेकर 1236 तक। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी मतलब रजिया सुल्तान का शासन आता है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमल्लिकत सृजित किया जाता है? तो ये किया जाता है बहराम शाह के टाइम पर। तो जो रजिया सुल्तान होती हैं ये 1236 से लेकर 40 को इनका शासनकाल होता है और ये तबर हिंद के दुर्ग में बंदी बनाने के कारण ही इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और इसने अपने सिंहासन के दौरान एक नया पद नाइबे मुमलिकात सृजित किया, जो कि अब्बासी खलीफाओं के व्यवस्था में पूर्ण वजीर व फिर ब्रिटिश राज्य के रेजिडेंट मतलब कि संरक्षक के ही समान था। और इस पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन की होती है। नेक्स्ट है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था खास दार के लिए। बलबन की बात करें तो ये इलबरी तुर्क था, इसका नाम था बहाउद्दीन और ये इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद ही सुल्तान के वजीर जुनैदी ने सुल्तान की ओर से इसे खरीदा था, मतलब बलबन को खरीदा था। तथा सुल्तान जो था इल्तुतमिश, इसने सर्वप्रथम बलबन को खासदार मतलब कि सुल्तान का निजी सेवक नियुक्त किया था। इसके बाद रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार मतलब कि बहराम और रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार नियुक्त हुआ और बहराम शाह के शासनकाल में अमीर आखुर मतलब कि घोड़ों का जो प्रमुख होता है वही अमीर आखुर कहलाता था। ठीक है। और अमीर हाजिब ये अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में नियुक्त होता है। और फिर नाइबे मुमलिकत ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नासिरुद्दीन महमूद के काल में नाइबे मुमलिकत के पद पर रहता है और ये 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। कौन? बलबन। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। और यह जो मकबरा है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1234 से लेकर 35 में लाल पत्थर का प्रयोग करके कराया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के स्मृति में सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण 1231 से 32 में कराया था। और बलबन ने भी दिल्ली में अपने मकबरे का निर्माण कराया था, जो कि शुद्ध इस्लामी पद्धति के द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है, बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? हो जाएगी असीरगढ़ की विजय। कब होती है? 1601 में। डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और असीरगढ़ का शासक कौन होता है? मीरन बहादुर। इसे फरवरी 1601 में मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः असीरगढ़ पर क्या मुगलों का अधिकार हो जाता है। और अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था तथा इसका नाम बदलकर धनदेश रखा था। नेक्स्ट है, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? तो ये कराया था फतेहपुर सीकरी में। तो जो अकबर था इसने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था। इबादत खाना ये आयताकार कक्ष और 2 मंजिला इमारत थी। अकबर ने 1569 से लेकर 70 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी और 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन होता है? तो ये होता है आलमगीर द्वितीय। तो उत्तर मुगल कालीन शासक आलमगीर द्वितीय को इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1754 से लेकर 59 तक। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और ये प्लासी जो है ये बंगाल के नादिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसमें अंग्रेजों की विजय होती तथा नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती और इसकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था लॉर्ड वेंसीटाट। तो बक्सर का युद्ध होता कब है? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज व मीर कासिम की संयुक्त सेना मतलब मीर कासिम होते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला होते हैं। ठीक है।
लेकिन इसमें भी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने और अंग्रेजी सेना की विजय होती है। और इसी के बाद मतलब कि बक्सर के युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये था एलिस। तो बक्सर का युद्ध होता है सब 1764 में, तब पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी होता है एलिस। और इसी के बाद होती है इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य यह संधि होती है, जिसमें और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। तो पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य, दूसरी संधि होती है नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और इसी के बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है 1765 से लेकर 72 में। नेक्स्ट है फैजाबाद मतलब कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। और अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। 5 जून 1858 को रोहेलखंड की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जीबी मौलसेन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त भी कहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन तथा भारत सचिव होते लॉर्ड आर चर्चिल। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं ग्लैडस्टोन तथा मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे होते हैं। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी लॉर्ड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा होती है। और इसका पहला अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष होता है? ये होता है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा। याद रखिएगा रास बिहारी बोस नहीं है, ये है रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, गरम दल तथा नरम दल। और ये कांग्रेस का 23वां विभाजन होता है। और फिर ये मिलते कब है? तो ये मिलते हैं कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड होता है? तो ये होता है 1908 में। और ये प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने। और इसमें गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर कैनेडी की हत्या हो जाती है। और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। और जो खुदीराम बोस हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो ये थे 78। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक मतलब दांडी की यात्रा शुरू की थी। गांधी जी साबरमती आश्रम मतलब अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी जो कि नौसारी में स्थित है, वहाँ पे 14 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर होती है? ये होती है सैन फ्रांसिस्को में। कब होती है? 1 नवंबर 1913 को होती है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना आदि के द्वारा होती है। ये तीनों लोग याद रखिएगा। साथ ही सैन फ्रांसिस्को से ही गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित होता है। और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशित होता है। और गदर जो था ये अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा पश्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक होती थी? होती 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता की जाती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी एक भारतीय वकील तथा सांसद थे और सभा ने फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए उन्हें सबसे उम्र दराज सदस्य के रूप में चुना था। नेक्स्ट अब हम लोग इंडियन पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी? ये था जिम्बाब्वे। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में है। तो जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन में जेनू-पी पार्टी ने भाग लिया था और इसी पार्टी का शासन था। और इस समय जिम्बाब्वे के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन होते हैं? रॉबर्ट मुगाबे। और 1970 में फिजी को स्वतंत्रता मिलती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की मुद्रा की बात करें तो ये है जिम्बाब्वे डॉलर। इसका पुराना नाम क्या था? एमरसन नगागवा। और इसका ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में है।
नेक्स्ट है प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है बताना है। यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये तो सही है, ये तो है प्रजातंत्र के विरुद्ध। यह भ्रष्टाचार की ओर भी ले जाता है, इससे देरी भी होती है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता, मतलब कि विच कंट्री डजंट फॉलो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसमें हो जाएगा एस्टोनिया, फिजी तथा यूएई, ये तीनों ही होंगे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो इसका मतलब क्या है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या फिर लिंग की परवाह किए बिना जो सभी वयस्क नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए एक समान अधिकार प्रस्तुत किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 होता है अधिवेशन, कराची में होता है। इसमें भी मौलिक अधिकारों में वयस्क मताधिकार की अवधारणा को शामिल किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, इसमें भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही मंजूरी दी थी। और 1989 में 61st अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इसमें मतदान की आयु पहले 21 थी, उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है, कैसी व्यवस्था की है, तो यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था होती है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो भारत क्या एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्यों? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और इसमें संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, ठीक है। और यह स्वतंत्र, संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसलिए भारतीय संविधान क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो इसमें कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियां बटी होती हैं। और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने दिया था। और अमेरिका के संविधान की बात करें तो यह एक पहला ऐसा संविधान है जिसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह एक सांविधिक निकाय भी है और इसकी स्थापना होती है 1993 में और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका गठन होता है मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 5 मेंबर होते हैं, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। और जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 70 वर्ष या फिर 3 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, तो ये कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आता है, तो ये आता है 4 फरवरी 1948 को आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो यह एक अस्थायी सदन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो ये हो जाएगा 106 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, ये किया गया था 1993 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिकारी अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों होता है? क्योंकि संघ के पास अधिक संख्या में शक्तियां होती हैं, ये भी सही है। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां भी होती हैं और संघ के पास अवशेष शक्तियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए संघ क्या है, राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची। संघ में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, मतलब 59 विषय हैं, और समर्थी सूची में 52 विषय हैं। और संघ सूची तथा समर्थी सूची तथा अवशिष्ट शक्तियां, ये सभी पर कानून बनाने का अधिकार ही संघ के पास है। समर्थी सूची की बात करें तो इस पर कानून संघ तथा राज्य दोनों बना सकते हैं, और यदि हम बात करें राज्य सूची की तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, ये होती है 1980 में। तो 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा LK आडवाणी जी के द्वारा।
नेक्स्ट है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ये हो जाएगी जाति, मतलब कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है भारतीय संसद में कौन शामिल होता है, तो भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। और भारतीय संसद किस में है, अंडर आर्टिकल 79 में है। तो भारतीय संसद ये भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। और भारत के नए संसद का नाम क्या है, संविधान सदन। और इसके वास्तुकार है बिमल पटेल। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं ये बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324। तो अंडर आर्टिकल 324 इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास है। और संविधान का भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा वेस्ट बंगाल में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इनकी संख्या 40 से अधिक है। तो यदि हम बात करें यूपी में कितनी है, यूपी में लोकसभा सीटें हैं 80, महाराष्ट्र में है 48, बिहार में है 40, पश्चिम बंगाल में है 40 से अधिक 42 और तमिलनाडु में कितनी है, ये है 39। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2005 में। ये पूछा गया है हर बार। नेक्स्ट है 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होता है, लेकिन इसे 15 जून 2005 को लागू किया जाता है और इसे स्वीकृति मिलती है राष्ट्रपति की 12 जून 2005 को। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है यूनियन स्टेट रिलेशन से, मतलब कि केंद्र राज्य संबंधों से। इसका गठन कब होता है, 2007 में होता है जस्टिस मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में। यदि अदर की बात करें तो राजमन्नार कमेटी कब आती है, 1969 में आती है। सरकारिया आयोग इसकी नियुक्ति होती है 1983 में तथा पुंछी कमीशन इसकी नियुक्ति होती है 2007 में। और ये सभी केंद्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है, तो इसमें लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए तथा संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो संघीय संविधान के लक्षण की बात करें तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए और संविधान संशोधन की कठोर तथा लचीली प्रक्रिया भी होनी चाहिए। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसमें राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह बड़ी संस्था, इसमें सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री दोनों शामिल होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें मंत्रिमंडल की तो मंत्रिपरिषद अलग है लेकिन मंत्रिमंडल अलग है। तो मंत्रिमंडल क्या है, छोटी संस्था, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है उनसे मिलकर बनता है मंत्रिमंडल, लेकिन इन सभी से मिलकर बनता है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है, तो इसमें शामिल है 29 विषय। तो भारतीय संविधान में 73rd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में और संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय शामिल किए जाते हैं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तथा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत एक नया भाग 9A और नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें 18 विषय शामिल है और इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट है जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं, मतलब कि मिड टर्म इलेक्शन। और यदि हम बात करें मध्यावधि चुनाव की तो कब हो सकता है, जब वर्तमान सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ होती है और जब वर्तमान सरकार सदन से इस्तीफा देती है और जब वर्तमान सरकार को मतलब कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, तब होते हैं मिड टर्म चुनाव। नेक्स्ट है एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है, क्यों है, क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार करती है और यह नागरिकों की गरिमा को भी बढ़ाती है, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मंडल आयोग के बारे में है, बताना है कौन सा गलत है मंडल आयोग के बारे में। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की जाती है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि
इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत करी थी, दूसरा भी सही है। और इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया जाता है 10 साल बाद, ये भी सही है। तो इसके तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। किसके तहत है? अंडर आर्टिकल 324 के तहत है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था होती है। इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त मतलब कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली है? तो इसमें हो जाएंगे 7 मूल अधिकार है। कौन कौन से? पहला तो है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32। और संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक कर्तव्य था, लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानून अधिकार मतलब कि एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है? तो ये जनमत जुटाना है, नीति विकल्प प्रदान करना भी है और राजनीतिक शक्ति पर कब्जा भी करना है। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का राज्य धर्म क्या है? तो भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, मतलब कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, संघ व समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की भी स्वतंत्रता है। तो इसके सभी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। तो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी कहता है कि शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी कहता है कि संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की भी स्वतंत्रता है। 19(1) डी कहता है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। 19(1) क्लॉज ई कहता है कि भारत में कहीं भी निवास करने व फिर बसने की स्वतंत्रता है। और 19(1) क्लॉज जी कहता है कि कोई भी पेशा तथा व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, बीपीएससी तैयारी 4 में 100% आएंगे ये क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो मूल अधिकार है, इनमें से भी कुछ अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जितने भी अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जो बाकी मौलिक अधिकार है वो विदेशी तथा भारतीय दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1971 में। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकसभा के 5वें आम चुनाव होते हैं 1971 में। इसी में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया जाता है और गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। और 1971 में युद्ध जीत का श्रेय तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, आणविक परीक्षण किया जाता है तथा पर्यावरण संरक्षण पर भी कदम उठाए जाते हैं इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है इस बार गरीबी हटाओ का। तो इसमें पूछ सकता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 124 खंड 2 के तहत। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन बाद। और भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और इसमें और प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब कि टोटल कितने 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं के मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो ये किया था न्यूजीलैंड के द्वारा। तो आधुनिक समय में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार 1893 में ही न्यूजीलैंड के ब्रिटिश कॉलोनी में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा विकास पार्टी, या एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इसकी स्थापना होती है 15 अक्टूबर 1932 को। जम्मू कश्मीर की पार्टी है ये। इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना हरियाणा लोक दल मतलब कि राष्ट्रीय के रूप में हुआ था और 1966 में हुआ था और ये हरियाणा की पार्टी है। और हरियाणा विकास पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के द्वारा कांग्रेस से बाहर होकर की जाती है। 1996 में इस पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिलता है, लेकिन 2005 तक इसने अपनी लोकप्रियता भी खो दी और वापस से इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो वर्तमान में यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो हम लोगों ने अब तक बीपीएससी टीआरई के 2 पेपर को डिस्कस किया, क्लास 9 10 मतलब कि टीजीटी एसएसटी के, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ में पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि इसके लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, एससीईआरटी बिहार की एससीईआरटी भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको जरूर देखिएगा। इसके क्वेश्चन मैंने सभी कराए हैं, एक प्लेलिस्ट भी है, आप लोग जाके वहाँ से जरूर देखिएगा। साथ ही एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए, वहाँ से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।